कक्षा 9 के प्रिय विद्यार्थियों, गणित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सभी विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन गणित का एक हमारे जीवन में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम देखें तो जब गणित का ज्ञान उतना ठीक ठाक नहीं रहा होगा तो हमको लेन देन में या ख़रीदारी में समस्याएं होती रही होंगी। और लेकिन अब हम गणित का अच्छी प्रकार जब ज्ञान हो गया है तो हम कोई भी लेन देन हो, ख़रीदारी है, हम निश्चित रूप से या तुलना करना हो बड़े छोटे की, कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन छोटी है, कौन कितना बड़ी, कौन कितना छोटी है, ये सब चीज़ें हम आसानी से कर सकते हैं। और गणित का ज्ञान हमारे जीवन को सुगम, सहज और सरल बनाता है। और गणित वास्तव में देखा जाए एक तरह से अंकों का ज्ञान हो और अंकों के बीच में जो संक्रियाएं होती हैं। संक्रियाएं माने सीधे तौर पर ऑपरेशन, यानी कि कह सकते हैं कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। एक तरह से देखा जाए जो संक्षिप्त रूप है जोड़ने का, एडिशन का, वही मल्टीप्लिकेशन है, और जो घटाने का संक्षिप्त रूप है वह डिवीज़न है। जैसे अगर आपको 1000 बार जोड़ना पड़े तो 2 गुणे 1000 कर दीजिए तो आपका जल्दी हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 1000 को हम 1000 वस्तुएं हैं, 2 वस्तुओं को हम बांटें तो कितना उसमें हिस्सा बनेगा। अगर बांटेंगे निकाल 2 तो बहुत समय लग जाएगा। और संक्षेप में देखें, अगर 1000 भाग में 2 का भाग दे देंगे तो आपका आसानी से 500। इस तरह से हम देखते हैं कि वास्तव में जो गणित है उसमें अंकों का ज्ञान तथा उनके बीच में सभी संक्रियाओं का ज्ञान, और संक्रियाएं यानी कि प्रक्रियाएं जो हैं आपकी अंकों को संयुक्त करने की, जैसे 2 अंक हैं या कई अंक हैं उनको एक करने की, और बड़े अंक हैं छोटा करने की, अथवा छोटे अंक हैं बड़ा करने की। तो इस तरह से हम देखेंगे यही गणित ये 3 प्रकार का है मुख्य रूप से। वैसे बहुत प्रकार गणित हैं, लेकिन सामान्य तौर पे आप देखेंगे 3 प्रकार का गणित है। ये गणित में 3 प्रकार होते हैं। एक होगा अंक गणित, दूसरा बीज गणित, तीसरा रेखा गणित। आप निश्चित रूप से सब पढ़ चुके हैं कक्षा 8 तक, और उसको थोड़ा रिवाइज़ करें। और क्योंकि अगले क्लास का अध्ययन क्या होता है, पिछले क्लास का जो ज्ञान है उसी में नए ज्ञान को जोड़ना, यही अध्ययन हमारा होता है। तो कक्षा 8 तक हम जो पढ़े हैं अंकगणित यानी कि अंकों का ज्ञान तथा उनके बीच की जो संक्रियाएं होती हैं, और इसी प्रकार बीज गणित यानी कि अक्षर, बीज मीन्स होता है वेरिएबल, चर, यानी कि अगर इंग्लिश में लें XYZ, इन सब अक्षरों की सहायता। जैसे हम कहें कि एक व्यक्ति के पास 10 रुपये है, दूसरे के पास 15 रुपये है, कुल कितने रुपए हुए? हो जाएंगे 10 धन 15 25। और इसको अगर हम ये गणित की बात हो गई, अंक गणित की बात हो गई। अब बीज गणित की बात करें तो अगर एक व्यक्ति के पास X रुपये है, दूसरे के पास Y, तो दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं? X + Y बराबर X + Y। तो इस तरह से जब अक्षरों का प्रयोग करें, अक्षरों के बीज कहते हैं, अर्थात हिंदी में अक्षर लिए नहीं जाते हैं, तो अक्षरों की सहायता से जो हम कोई गणना करें तो उसे हम बीज गणित कहेंगे। अंकों तथा उनके बीच की संक्रियाओं को हम क्या कहेंगे? वह काम हम अंक गणित में करेंगे। और रेखा गणित क्या होता है? इसमें बिंदु के सहायता से हम बिंदु निर्धारित करते हैं। बिंदु की सहायता से हम अलग अलग ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन करते हैं। जैसे रेखाखंड हो गई, और 3 रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज हो गई, 4 रेखाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज हो गई, या एक बिंदु को निश्चित रखते हुए प्रकार जो आपका होता है कंपास,
वहाँ पर एक बिंदु पर नोक रख के और दूसरा जो हमारा नोक पेंसिल वाला होता है उसको उसके चारों तरफ घुमाएं तो वृत्त बन जाएगा। जो परिध बनेगी किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर जो परिध बनेगी जो चलाएंगे पेंसिल वह वृत्त हो जाएगी। इस तरह से हम देखेंगे बिंदु तथा बिंदु का ज्ञान। बिंदु क्या होता है न उसमें लंबाई न चौड़ाई न मोटाई और उसमें कुछ नहीं, लेकिन बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है रेखा गणित में। और रेखा गणित में बिंदु इतना महत्वपूर्ण है कि बिना उसके हम कोई रचना कोई अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं। बिंदु एक तरह से व्यक्तिकरण है। किस बिंदु पर वहाँ हम दिखाते हैं, कॉपी के पेज पर दिखाते हैं कि कहाँ पर कौन सा बिंदु है। हाँ, जैसे दो रेखाएं हैं उसका किनारे का बिंदु। इस तरह से हम गणित में 3 भाग हैं, अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित। हम आगे देखेंगे, आप पढ़ भी चुके हैं। आज हम बात करते हैं संख्या पद्धति। हमारे जीवन में आवश्यकता अनुसार आवश्यकता बढ़ती गई, आविष्कार होता गया, नई नई संख्याएं खोजी जाती रहीं, तो अनेक प्रकार की संख्याएं होती हैं और उसका हम ज्ञान संख्या पद्धति में करते हैं, नंबर सिस्टम में। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं 1 2 3 4। इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। क्योंकि इन संख्याओं का ज्ञान हम गणना करने में गिनने में करते थे, इसलिए इनको काउंटिंग नंबर प्राकृतिक संख्याएं कहा गया। और इनको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिए, जितने प्रकार की संख्याएं हम देख रहे हैं, अलग अलग समूह हैं संख्याओं का, उनको हम कर्ली ब्रैकेट में अर्थात मझले ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। इसका मतलब होता है समुच्चय। जब किसी समान प्रकार की, किन्हीं समान प्रकार की वस्तुओं को, चाहे संख्याओं को हम दिखाना चाहते हैं समूह में, तो उसे हम कर्ली ब्रैकेट में दिखाते हैं। एक तरह से समुच्चय होता है। समुच्चय यानी कि जब किसी अध्ययन को व्यवस्थित तरीके से करते हैं या कलेक्शन को हम व्यवस्थित तरीके से करते हैं। जैसे आपका है मकान में किचन होता है, किचन में किस प्रकार की वस्तुएं पाई जाएंगी, खाने पीने की वस्तुएं, चाहे खाना बनाएंगे, चाहे बना बनाया खाना होगा, चाहे खाना बनाने के लिए वस्तुएं होंगी, चाहे जो है उसमें बर्तन पात्र होंगे सब। इस तरह से आप देखिए बेडरूम में सोने, जैसे आपका तख्त हो गया यानी बेड हो गया, उसके अलावा चद्दर हो गया, गद्दा तकिया ये सब हो गया सोने के समय जो काम में। रीडिंग रूम में उसी तरह किताब कापी किताबें और क्या कहते हैं पेन वगैरह होंगी। उसी तरह से प्राकृतिक संख्याओं को एन से दिखाते हैं। इसमें संख्याओं को मझले ब्रैकेट के अंदर दिखाएंगे। मझला ब्रैकेट ही यूज करते हैं क्योंकि समुच्चय का द्योतक है, समुच्चय को व्यक्त करता है। समुच्चय यानी कि जब एक प्रकार की वस्तुओं का, चीज़ों का हम कलेक्शन करते हैं तो उसको हम समुच्चय द्वारा दिखाते हैं इस तरह से। और उसके बाद इससे बड़ा समूह संख्याओं का पूर्ण संख्या, अगर इन्हीं काउंटिंग नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में, प्राकृतिक संख्या में शून्य और मिला दें तो फिर हम पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और इनको हम W से होल नंबर्स। और उसके बाद इससे बड़ा समूह है, अगर इन्हीं पूर्ण संख्याओं को शून्य के साथ जितनी 1 2 3 संख्याएं सबको ऋण में ले लें और सबको धन में ले लें। इस तरह से जो संख्याओं का समूह बनेगा उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहेंगे, इंटीजर्स। I से डिनोट करते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर इसको Z से डिनोट करते हैं। Z एक तरह से गणना करना का द्योतक है। और इसमें देखिए शून्य है, शून्य के बाईं तरफ ऋण में संख्याएं हैं, दाएं तरफ धन में संख्याएं हैं। और जिसमें धन नहीं लगा रहता है उसको धन मान लेते हैं। इसको Z से दिखाते हैं। और इसमें देखें इस पूर्णांक संख्याओं में 3 प्रकार की संख्याएं हैं, ऋण पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं और शून्य पूर्णांक संख्या। इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। सबसे छोटा समूह है प्राकृतिक संख्या, उससे बड़ा
पूर्ण संख्या और उससे बड़ा पूर्णांक संख्या। अब आगे देखें परमेय संख्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेय संख्या क्यू मीन्स कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट मीन्स एक तरह से भिन्न होता है, अनुपात, इसीलिए इसको को से, आर से नहीं दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं। यानी कि परमेय संख्याएं, इसकी परिभाषा है वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो। चौथी प्रकार संख्याएं होती हैं परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। इनको Q से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। और परमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, सच दैट, यानी कि वे कैसी होती हैं, P और Q क्या होती हैं। P तथा Q बिलोंग्स टू Z, यानी कि Z मीन्स ये पूर्णांक संख्या होती हैं। और कोई पूर्णांक संख्या P तथा Q हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, लेकिन एक शर्त है यहाँ पर, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होगा। 0 होने का मतलब हो गया कि अपरिभाषित हो जाएगा, इसको परिभाषित नहीं कर पाएंगे, इनडिटर्मिनेंट हो जाएगी, इसकी गणना हम नहीं कर पाएंगे। जैसे 5 को 0 से भाग दें तो हम कितने बार जाएगा उसकी गणना हम नहीं कर पाएंगे। अब आगे देखें, जितनी परमेय संख्याएं नहीं होती हैं, जो परमेय संख्याएं नहीं होती हैं वही अपरमेय संख्याएं होती हैं। अपरमेय इरेशनल नंबर्स, जो परमेय नहीं वे संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती हैं। अब वास्तविक संख्या, इसके पहले आप ज़्यादातर कक्षा 8 तक पढ़ चुके थे। अब हम वास्तविक संख्या, इस कक्षा 9 में वास्तविक संख्याओं को ही पढ़ना है। वास्तविक संख्याएं क्या हैं? वास्तव में जो संख्याएं परमेय हों और कुछ और संख्याएं जो अपरमेय हों। परमेय संख्याओं तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को मिला करके जो एक बड़ा समूह बनता है उसे हम वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स कहते हैं। आर से डिनोट करते हैं मझले ब्रैकेट में। परमेय संख्याओं तथा अपरमेय संख्याओं के दोनों समूहों को मिला करके जो समूह बनता है वो वास्तविक संख्याओं का समूह होता है। अब आप कहेंगे जैसे आप दशमलव संख्याएं हैं, ये भिन्न ही तो हैं। जैसे आपका 1/2 है, 0.5 हो गया, 1/5.2 हो गया। इस तरह से आप देखिए इसमें सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। और ध्यान दें, जैसे मैंने कहा था कि आवश्यकता आविष्कार जननी है, जैसे जैसे हमको आवश्यकता होती गई या जैसे जैसे संख्याएं खोजी जाती गईं, उनका उपयोग भी हम बेहतर ढंग से करने लगे, हमारा जीवन और सहज और सुगम हो गया है। जैसे ऋण संख्याओं का क्या मतलब हुआ? ऋण संख्याओं का मतलब हुआ जैसे तमाम जो हमारे सियाचिन ग्लेशियर वगैरह हैं, युद्ध का सबसे ऊंचा मैदान माना जाता है स्थल, और मैदान तो नहीं, पहाड़ी स्थल है वो। वहाँ बहुत ही कम तापमान होता है। वहाँ पर डिप्लॉय जो की जाती सेना, वह बहुत ट्रेनिंग के बाद बहुत कम समय के लिए, निश्चित समय के लिए वहाँ पर सरवाइव करना। वहाँ पर तापमान माइनस में होता है, -20, -30, -50, -60 तक। अर्थात ऋण संख्याओं ज्ञान से हम ताप मापने के लिए, शून्य के नीचे ताप मापने के लिए। इसी प्रकार भिन्न संख्याएं जो हैं उनका ज्ञान हम, जैसे अगर कहीं पर 4 बच्चे हैं, 4 लड्डू है तो बांट लेंगे। मान लीजिए एक ही लड्डू है, 4 बच्चों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? उसका 4 भाग करेंगे, प्रत्येक भाग को 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, यानी जोड़ने पर 1 आएगा, 4/4। इस तरह से जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती गई, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, वैसे वैसे समस्या आई। समस्या मीन्स आवश्यकता। जब समस्या हुई कि ये समस्या नहीं दूर हो रही है, कैसे इस समस्या को हल करें, तो उसी को कहते हैं आवश्यकता। और उसके हिसाब से जो गणितज्ञ रहे वो प्रयास किए और खोज किए, नई नई संख्याएं आ गई हैं। ये जो विभिन्न प्रकार के संख्याओं के समूह हैं, इनकी हम
तुलना कर सकते हैं कि सबसे बड़ा समूह आपका है वास्तविक संख्याओं का समूह। इसमें सभी परमेय संख्याएं तथा सभी अपरमेय संख्याएं इस समूह में शामिल रहती हैं। और यदि हम देखें उसके बाद परमेय अपरमेय की तुलना नहीं होगी, दोनों अलग हैं। परमेय से हम बात करें, प्राकृत संख्या सबसे छोटा समूह होता है, पूर्ण संख्या उससे बड़ा, पूर्णांक संख्या उससे बड़ा, परमेय संख्या इन चारों में 1 2 3 4 में सबसे बड़ा। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं, कुछ तो होंगी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो। शून्य हमारा प्राकृत संख्या नहीं। इसी प्रकार सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक तो होंगी, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होगी। आप समझ सकते हैं 1 2 3 ये सब तो पूर्ण संख्या हैं शून्य को लेकर, लेकिन ऋण में जो है वो पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण नहीं। इसी प्रकार सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्याएं होंगी, लेकिन सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो जरूरी नहीं है। जैसे जितनी संख्याएं ऋण में हैं, जितनी धन में हैं और शून्य, सबको 1 से भाग दे दें तो उतना ही आएगा। ऋण 3 भागे 1 ऋण 3, इसी प्रकार 2 भागे 1 2 ही आएगा, 0 भागे 1 0 आएगा। अर्थात ये सभी क्या हो गई, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्याएं हो जाएंगी, लेकिन कुछ और परमेय संख्याएं देखिए, जैसे 1/3 है और 3/5 है, ये सब तो परमेय संख्याएं हैं लेकिन पूर्णांक संख्याएं नहीं हैं। अभी तक जो संख्या पद्धति में हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के समूह का अध्ययन किए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और परमेय अपरमेय संख्याओं को मिला करके वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, उसके आधार पर हम प्रश्नावली नंबर 1.1 करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q ग्रुप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 नहीं है? हाँ, आप लिखेंगे नंबर 1 हाँ। हाँ, उसके बाद 0 कैसे, 0 बराबर हो जाएगा 0/1। छोटा आंसर है इसका। अगर हम कोई संख्या परमेय संख्या होती है, जबकि उसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ P क्या है, 0 है, Q बराबर 1 है। 0 नहीं होना चाहिए Q यहाँ पर, यहाँ P क्या है, 0, Q बराबर 1 है। और दूसरा तीसरा अंत में करते हैं, चौथा पहले देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है चौथे का, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य है, आप इसको देख चुके हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं जो है काउंटिंग नंबर्स होती हैं, और पूर्ण संख्याएं बनती हैं प्राकृत संख्याओं में 0 और मिला लिया जाए तो। अर्थात प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या निश्चित रूप से होती हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ पूर्णांक जो हमारे एक धन वाले जितने हैं और 0 को लेकर, ये सभी पूर्ण संख्याएं होंगी। और कारण इसी तरह देंगे आप। ये असत्य है पहली बात, और कारण कैसे क्या देंगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। क्यों? कि प्रत्येक पूर्णांकों में 0 तथा धन पूर्णांक ये सभी पूर्ण संख्या होंगी, लेकिन ऋण पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगी। इसीलिए कथन क्या असत्य है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं। आप देखिए, ये असत्य कथन है। पहले उत्तर देंगे असत्य, उसके बाद कारण देंगे कि
कुछ परमेय संख्याएं जैसे आपका है 0, 0/1 यानी 0, और जितनी धन परमेय संख्याएं हैं जैसे आपका 1, 2, 3, 4, इस तरह से इन सब को 1 से भाग दे दें, प्रत्येक हो जाएंगी। परमेय संख्या तो होंगी ही पूर्ण संख्याएं, लेकिन उसके अलावा जितनी ऋण परमेय संख्याएं हैं और चाहे भिन्न परमेय संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। यानी पहला सत्य, दूसरा तीसरा असत्य कथन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं निकालना है। 6 परमेय संख्या निकालना है। इसमें देखिए सबसे पहले हम इसका तो एक तरीका है कि हम क्या करें कि अगर एक परमेय संख्या निकालना हो तो दोनों जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। 3 धन 4/2 कर देंगे, 7/2 हो जाएगा। और उसके बाद एक से अधिक परमेय संख्या निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे आपका हो गया विधि नंबर 1, पहली विधि हो गई। इसमें 3 और 4 के बीच में पहले एक परमेय संख्या निकालेंगे तो क्या हो गया, 3, 7/2, 4। देखिए 3 और 4 को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, 4, 3, 7/2। इन दोनों के बीच में 3 से बड़ी और 4 से छोटी ये परमेय संख्या हो गई। अब क्या करें, 3 और 7/2 के बीच में एक परमेय संख्या और निकालें, यानी 3 धन 7/2 करें, है ना। यहाँ बीच में आएगा, इससे बड़ा इससे छोटा आएगा। इसी प्रकार एक और इसके बीच में निकालें, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो इसके बीच में आएगा। इस तरह से 3 आएगा, फिर इसके और इसके बीच में जोड़ करके 2 से भाग देंगे, है ना, चौथा हो जाएगा। और इसके बीच में यहाँ जो आएगा, यहाँ जो आएगा, इसके बीच में जो है इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। तो ये थोड़ा सा कठिन है। इससे बढ़िया सिस्टमेटिक जो मेथड बताएंगे आपको, बल्कि 3 विधियां हैं जिसमें 2 विधियां ज़्यादा सिस्टमेटिक हैं, उसको करें। प्रथम विधि, प्रथम विधि इसमें पहले डी निकालेंगे। डी हो जाएगा y - x/n+1। यहाँ ध्यान दें 3 और 4 के बीच में, मान लीजिए 3, 4 है यहाँ पर, इसमें 6 परमेय संख्या निकालनी है। तो मानते हैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 परमेय संख्या 3, 4 के बीच में, 3 से बड़ी और 4 से छोटी। तो आप देखें 6 परमेय संख्याओं के लिए जो चिन्ह लगाएंगे, ये इस 3 से 4 के बीच जो संख्या रेखा है इसको 7 भागों में बांटेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वही है सबसे बड़ी। यहाँ क्या है, y इज़ ग्रेटर देन x। और दूसरी संख्या जो बड़ी है उसमें से पहली संख्या घटा करके उसमें जितनी परमेय संख्याएं निकालनी हैं उसमें एक जोड़ करके भाग दे देंगे। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर पहले d निकालेंगे। d यहाँ क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 4 - 3 बटे n क्या है 6 + 1
अर्थात 1/7। अब आगे देखिए 3 और 4 के बीच में 3 क्या है, x है, और 4 क्या y है। अब 3 4 के बीच में जो परिमेय संख्याएं, इसलिए 3 4 के बीच छह अभीष्ट परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अभीष्ट माने रिक्वायर्ड, जो पूछा गया है। परिमेय संख्याएं 3 से बड़ी और 4 से छोटी, यानी 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं, ये हो जाएगी x, यानी कि जो 3 है प्लस 1 गुणे d, यानी d का मान जो निकाले हैं इस सूत्र से। और दूसरी हो जाएगी, इसको अगर नीचे लिखें ज़्यादा बेहतर होगा, परिमेय संख्याएं x प्लस 1 गुणे d और x प्लस 2 गुणे d, x प्लस 3 गुणे d, x प्लस 4 गुणे d, x प्लस 5 गुणे d और x प्लस 6 गुणे d। अब देखें x का मान कितना है, 3 प्लस 1 गुणे d कितना है, 1/7। 1/7 आपका हो जाएगा 3 धन 1/7। 1 गुणे 1/7 माने 1 का अंश में गुणा होगा 1/7, तो 3/1 करेंगे, जोड़ेंगे 1 और 7 का लसा हो जाएगा 7, 7 × 21 = 22, यहाँ 22/7 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ हमारा हो जाएगा 3 धन 2 गुणे 1/7 यानी 2/7। 2/7 अर्थात 3/1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 21 2 23, 23/7। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 धन 3 गुणे 1/7 3/7, तो 3 7 21, 21 3 24, 24/7। यहाँ हो जाएगा 3 धन 4/7, 7 × 21 4 25, 25/7। और यहाँ पर 3 धन 5/7 बराबर 7 × 21 5 26/7। यहाँ पर हो जाएगा 3 धन 6/7 यानी 7 × 21 6 27/7। ये 22/7, 23/7, 24/7। आप देखेंगे किसी भी परिमेय संख्या का मान देखेंगे वह 3 से बड़ा अधिक होगा और 4 से छोटा होगा। जैसे यही देखिए 7 × 21 7 × 28 यानी कि 4 से छोटा है, 4 बार नहीं जा रहा है। ये 7 × 21 1 22 माने 3 दशमलव कुछ आएगा, 3 से बड़ा है। एक पहली विधि हो गई। दूसरी विधि देखें, इस विधि में उसी तरह से अगर 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है उसमें एक जोड़ लीजिए 7। अब जो हमारी 3 और 4 3 4 के बीच में जो संख्याएं निकालनी हैं परिमेय संख्याएं, पहले 3 को हम 3 बराबर 3 गुणे 7/7 कर दें और 4 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 7/7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 21/7, ये हो जाएगा 28/7। अर्थात 3 और 4 7 एक ऐसी भिन्न के रूप में बदल गए। 3 और 4 की तुल्य भिन्न संख्याएं ज्ञात कर लिए कि कैसे 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। जब 6 पर में 6 भाग करेंगे
छह परमेय संख्याएं वहाँ पर चिन्हित करेंगे 3 और 4 के बीच में, तो 7 भाग हो जाएंगे। यहाँ आपने देखिए इसी तरह से, तो 7 से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 3 के तुल्य भिन्न पता चल जाएगी, 21 अंश होगा और 7 हर होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इसी तरह से 28 यहाँ न्यूमरेटर होगा अंश और डिनोमिनेटर 7 होगा। इस तरह से आप देखिए 3 और 4 अर्थात 21/7 और 28/7 के बीच में निकालना है। आप हर को वही बनाए रखिए, 7 रखें और उसके बाद आप देखें 21 + 1 कर दें, अंश में 1 जोड़ते जाएं, यानी 22/7। यहाँ लिखेंगे आप कि 3 और 4 अर्थात 21/7 और 28/7 के बीच अभीष्ट 6 परमेय संख्याएं, इसलिए अभीष्ट 6 परमेय संख्याएं। ये तो पता ही है 3 और 4 के बीच में 6 अभीष्ट संख्याएं निकालना है, परमेय संख्याएं निकालना है। तो ये हो जाएगा, देखिए सीधे सीधे है। अभीष्ट का मतलब हो जाता है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं निकालनी है। तो आप देखें 3 माने 21/7, 4 माने 28/7। अब हम परमेय संख्याएं 6 लिखते हैं। 3 यानी कि 21/7, इसी अंश में 1 जोड़ देंगे, एक एक जोड़ते जाएंगे और इसके पहले तक, इसके एक बाद से लेकर इसके एक पहले तक 6 परमेय संख्या हो जाएंगी। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इस तरह से 2 विधियों द्वारा, और दूसरी विधि अलग नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो पहली विधि है उसी का ये संक्षिप्त रूप है। आप दोनों से करेंगे, दोनों चाहे जिससे करेंगे, और ये ज़्यादा छोटा है, नंबर उतना ही मिलेगा।